कैसे पता चलता है कि कोई इंसान बीमार है? इसके लिए हमें कुछ जांचें करनी होती है, जिसको हम वाइटल साइंस ऑफ बॉडी कहते हैं। वाइटल साइंस ऑफ बॉडी में यदि कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाना, हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ जाना या कम हो जाना। टैकीकार्डिया मतलब बढ़ गया मोर देन 100, ब्रेडिकार्डिया मतलब कम हो गया। ठीक है। ब्रीदिंग रेट, नॉर्मली हमारा ब्रीदिंग रेट 15 के आसपास होता है। तो ब्रीदिंग रेट कैसा है, पल्स रेट कैसा है ना, ब्लड प्रेशर कैसा है, लो है, हाई है। तो ये सब वाइटल साइंस होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति फिट है या बीमार है। तो ये सब डायग्नोसिस का पार्ट होता है। ऐसे ही फिफ्थ वाइटल साइन होता है पेन। पेन के असेसमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कोई व्यक्ति फिट है या नहीं। यदि बॉडी में कहीं भी किसी तरह का कोई एक्यूट या क्रॉनिक पेन है, इसका मतलब कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पैथोजेंस की वजह से हो सकता है। पेन के बहुत सारे रीजंस हैं। फिजिकल रीजंस हैं, है ना, कोई मैकेनिकल शॉक की वजह से पेन हो सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है, इमोशंस की वजह से पेन हो सकता है, या किसी डिजीज का पेन हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेन होते हैं। ब्रॉडली पेन को क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है सोमैटिक पेन, एक होता है न्यूरोपैथिक पेन। सोमैटिक पेन में क्या है, बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट से पेन आता है। और न्यूरोपैथिक पेन का एग्जांपल है डायबिटीज। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो झंझनी आती है बॉडी के किसी स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया में, और चींटी काटने जैसा लगता है, उसको हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। कोई जैसे जॉइंट का पेन हो सकता है, जैसे गाउट और अर्थराइटिस के केस में। पेन आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेन हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो सकता है। तो ये जो हमारे विसरल ऑर्गन है, वहां से आने वाले पेन को हम विसरल पेन कहते हैं। विसरल ऑर्गन में आता है हमारा हार्ट, किडनी, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स। ये हमारे विसरल ऑर्गन्स है। तो इनसे यदि पेन जनरेट होता है तो हम इसको विसरल पेन कहते हैं। तो हमने देखा सोमैटिक पेन, विसरल पेन और न्यूरोपैथिक पेन। ये पेन के हमने कुछ टाइप समझे, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जो पेन के सेंसेशन को कम करते हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स, ये भी पेन के सेंसेशन को कम करते हैं, लेकिन ये पेशेंट इसमें कॉन्शियसनेस खो देता है, होश खो देता है, होश में नहीं रहता पेशेंट। और हमने सेकंड देखे थे एनसेड्स, जो पेन पेन के सेंसेशन को कम करते हैं, जिसका एग्जांपल्स हमने देखा था एस्प्रिन टाइप। एस्प्रिन ड्रग है, एसिक्लोफिनैक है, डाइक्लोफिनैक है। तो ये सारे एनसेड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एंजाइम इनिबिशन के थ्रू पेन को कम करते हैं। ठीक है। साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंजाइम, लॉक्स एंजाइम, इन एंजाइम्स के थ्रू पेन पाथवे आगे बढ़ता है, और पेन मीडिएटर्स बनते हैं, जो कि नोसिसेप्टार्स, ऐसे रिसेप्टार्स जो कि पेन के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। तो एंजाइम इनिबिशन के थ्रू हमारे एनसेड्स एक्शन देते हैं और पेन के सेंसेशन को कम करते हैं। उसी वक्त मैंने आपको बताया था पेन किलर्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओपियोइड्स एनाल्जेसिक, एक होता है नॉन ओपियोइड्स। नॉन ओपियोइड्स का एग्जांपल है एनएसएड्स। ओपियोइड का एग्जांपल है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज अ पावरफुल एंड पोटेंट पेन किलर। ये हमारे विसरल ऑर्गन का जो सीवियर पेन होता है, उसको ये मैनेज कर पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी पेन को क्लासिफाइड किया गया है, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन। तो ये पेन का क्लासिफिकेशन है कि किस इंटेंसिटी का पेन है। और पेन सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ये पेशेंट ही जानता है कि उसको कहाँ पर और कैसा पेन हो रहा है। रेडिएटिंग पेन हो रहा है, एपिसोडिक पेन हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पेन ही इज फेसिंग, वो ही जानता है। तो ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, उसको बताना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है, फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आता है। पेन यदि हो तो आ, मतलब स्किन से भी समझ में आ जाता है ना। तो ये एक सिम्टम होता है। ठीक है।
बहुत सी डिजीज डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका सिम्टम है पेन, और जब भी पेन होता है तो पेशेंट इमीडिएट डॉक्टर विजिट करता है। तो ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स में हम स्टडी करते हैं मॉर्फिन की। मॉर्फिन इज अ नेचुरल एल्केलॉइड। एज यू नो, प्लांट कंटेन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, सेपोनिन्स हैं, टेनिन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, these are the secondary metabolites which act as medicine on human beings। तो कुछ ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जिसमें फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो होती है। तो मॉर्फिन हमें पेपावर सोम्निफेरा प्लांट के पॉपी से मिलता है, उसका कैप्सूल होता है, उसमें से हम आइसोलेट करते हैं मॉर्फिन। तो ये हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। फार्माकोग्नोसी में शायद आपने पढ़ा होगा इस ड्रग के बारे में, ओपीएम कैप्सूल, सोमनिवर, पेपावर सोमनीफेरा। पेपावरिन भी मिलता है इससे, कोडीन मिलता है। तो ये सब पेन किलर एक्टिविटी शो करते हैं। और जब मैंने आपको फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस डिस्कस किया था तब आपको बताया था ओपियोइड्स ड्रग नार्कोटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक्स शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं, इनकी सेलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये ड्रग एब्यूज और ड्रग डिपेंडेंस कॉज करते हैं। इन ड्रग्स को आप यूज करोगे तो आप हिबिचुलाइज हो जाओगे, क्योंकि ये ड्रग यूफोर्बिया इफेक्ट देते हैं। व्हाट इज यूफोर्बिया इफेक्ट? जब आप किसी ड्रग को खाओ और आपको प्लेजर फील हो, है ना? आपको मजा आ जाए, आपने दवाई खाई, मजा आ गया आपको, फिर आप दोबारा खाओगे और फिर आप डिपेंड हो जाओगे, फिर बार बार खाने का आपका मन होगा। फिर जब आपको कहेंगे कि इस दवाई को छोड़ दो तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। उस दवाई के लिए आप किसी को मार सकते हो, उस दवाई के लिए आप डाका डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप डिपेंड डिपेंड हो चुके हो साइकोलॉजिकली, फिजिकली। आप यू आर डिपेंड ऑन मेडिसिन। तो ये ड्रग डिपेंडेंस कॉज करती है। ड्रग अब्यूज भी इनका किया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन से हमें जो नेचुरल एल्केलॉइड मिले हैं, इनके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करके इनसे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जाते हैं। यू नो वेल व्हाट इज सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। यदि हमें नेचर से कोई मॉलिक्यूल मिला है जिसका बॉडी पे मेडिसिनल इफेक्ट है, मैंने उसमें यदि स्लाइड कोई केमिकल चेंज कर दिया तो ये सेमी सिंथेटिक हो गया। पर मैंने उसी के जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर लैब में प्रिपेयर कर लिया, तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। तो ड्रग्स के तीन टाइप होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो मॉर्फिन से कुछ लोगों ने ऐसे केमिकल्स तैयार किए, ऐसे ड्रग्स तैयार किए जो हाईली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे वो ब्रेन पर अपना बहुत जबरदस्त इफेक्ट दिखाते हैं, है ना। एक प्लेजर का एहसास फील कराते हैं पेशेंट को, एक उसके ब्रेन के डायमेंशंस को चेंज कर देते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देते हैं, उसको सारी चिंताओं से मुक्त कर देते हैं, हरफन मौला हो जाता है वो। तो वो ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है। तो ये ड्रग्स एडिक्शन कॉज करते हैं, ड्रग अब्यूज कॉज करते हैं, ड्रग डिपेंडेंस कॉज करते हैं। तो इसलिए इनको एक शेड्यूल की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे ड्रग्स जो कि पेन की सेंसेशन को कम करते हैं, हम उनको पेन किलर्स कहते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ कहते हैं, है ना। एनाल्जेसिया मतलब होता है पेन। ऐसी दवाइयाँ जो एनाल्जेसिया को कम करें, उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ठीक है। तो दीज ड्रग्स रिड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और व्हाट इज साइट ऑफ एक्शन फॉर दिस ड्रग? दीज ड्रग्स एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, म्यू, कप्पा और सिग्मा, ये इसके रिसेप्टार्स होते हैं। और जब ये ड्रग्स इनसे बाइंड होते हैं, एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, जब ये ड्रग बाइंड होंगे तो ये कैल्शियम के रिलीज को इनिबिट करेंगे। एंड कैल्शियम, यू नो, कैल्शियम एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को प्रमोट करता है। यदि कैल्शियम रिलीज होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो जो स्टिमुलस आया है वो कैरी फॉरवर्ड होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। और ये प्रोसेस को यदि हम रोक दें तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा। जो अफरेंट न्यूरॉन है, अफरेंट मतलब जो आते हैं ब्रेन की तरफ, इफरेंट मतलब जो जाते हैं। तो बॉडी के किसी लोकलाइज्ड एरिया में पेन का सेंसेशन जनरेट हो रहा है, स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, सेंसरी स्टिमुलस आता है पेन का, तो वो ब्रेन तक यदि पहुंचे ही ना, तो क्या हमें पेन का एहसास होगा? नहीं होगा। तो हमें यही करना है। हमने एनसेड की
ड्रग्स के जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे थे, वो क्या कर रहा था, वो पेन मीडिएटर्स के प्रोडक्शन को रोक रहा था। वो पाथवे पे काम करने वाले एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा था, जो हमें ऐसे केमिकल्स बनने से रोकना है जो नोसिसेप्टार्स को एक्टिवेट कर दे और हमको पेन का सेंसेशन होगा। अब ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ये ड्रग्स काम कर रहे हैं आपके चैनल्स पे, ऐसे चैनल जो कि कैल्शियम के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ड्रग काम करते हैं। सो दीज आर द एगोनिस्ट ऑफ कप्पा म्यू रिसेप्टार्स, एंड दीज ड्रग्स वर्क्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पर इनके रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं। Here you can see the different types of pain: somatic pain, visceral pain, and neuropathic pain. I have already taught you what is nature of this pain with example. Now we move to the types of analgesics. It has two types: opioids, it's called narcotic analgesics, and NSAIDs. What is full form of NSAID? You must know: non-steroidal anti-inflammatory drugs. इन विच कंडीशन वी यूज दिस काइंड ऑफ ड्रग्स? मसल्स पेन, जिसको हम मसल स्पाज्म कहते हैं, जॉइंट का पेन हो सकता है, किडनी स्टोन का पेन हो सकता है, सोमैटिक और विसरल पेन हो सकता है, और किसी भी प्रकार का कोई माइल्ड मॉडरेट या सीवियर पेन हो सकता है, और इंसेक्ट बाइटनिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मधुमक्खी यदि आपको काटे बॉडी के किसी पार्ट पे, तो वहां पर आप देखोगे आपको इंटेंस पेन होता है, शार्प पेन होता है ना। और वहां पर थोड़ी देर बाद रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। आप उसको थोड़ा इग्नोर करोगे, हो सकता है वहां पर कुछ पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या कोई वहां से लिक्विड एक्सपेल आउट हो सकता है। ठीक है। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, और मधुमक्खी के काटने से हो सकता है आपकी बॉडी में टेम्परेचर भी राइज हो जाए, तो उसके लिए आप एनसेड यूज करोगे, है ना। और स्वेलिंग को कम करने का इफेक्ट नहीं होता मॉर्फिन में और इसके डेरिवेटिव्स में। ये केवल पेन के सेंसेशन को कम करते हैं। एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी नहीं होता है इसमें। एंटीपायरेटिक इफेक्ट और एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट किस में होता है? एनएसएड में। तो जब ये दोनों कंडीशंस हो तो हम एनएसएड को प्रेफर करते हैं। अब मधुमक्खी ने काट दिया भैया, पेन भी हो रहा है, पेन के साथ साथ सूजन भी आ गई है, बुखार भी आ गया है, तो हम एनएसएड यूज करेंगे। पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उसको उसका जॉइंट टूट गया है, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन हो रहा है उसको, है ना, तिलमिला गया है वो दर्द से, तो उस केस में हम यहाँ पर मॉर्फिन का इंजेक्शन यूज करेंगे। आपने देखा होगा फौजी जब लड़ते हैं जंग के मैदान में और उनको गोली लग जाती है, तो बहुत ज्यादा पेन होता है, इंटेंस पेन। तो उस केस में वो क्या है, मॉर्फिन के इंजेक्शन अपने आप को लगाते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लड़ना ज्यादा जरूरी है। दर्द का एहसास होता नहीं है, लड़ते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेन है ना, इंसेक्ट बाइटनिंग का पेन है। कुछ ऐसे मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स हैं जो कि कफ सप्रेशन का काम करता है। हमारे ब्रेन में एक ऐसा सेंटर होता है जो कफिंग को सप्रेस कर सकता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में, जिसको हम कफ सेंटर कहते हैं। तो कफ सेंटर पे ड्रग्स काम करते हैं और कफिंग को सप्रेस करते हैं। तो आपने खांसी के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज होती हैं, उनमें आपने सुना होगा नॉस्कैपिन, फॉल्कोडिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। कभी खांसी की दवाई को आप ध्यान से उसके लेवल को चेक करना, तो ये आपको उस पर मिल सकते हैं। खांसी के पेशेंट को नींद नहीं आती, तो ये दवाइयाँ ऐड करने से उसको थोड़ा डाउजीनेस और सेडेशन भी फील होता है। ठीक है, आगे जब हम अभी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे मॉर्फिन के, तो और मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव्स हैं इन ड्रग्स के, तो उसमें आप देखोगे कि इनका सेडेटिव इफेक्ट होता है। हमने सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़ा था, तो ये सेडेशन और हिप्नोटिक इफेक्ट भी देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो वो पेशेंट जिसको खांसी हो रही है वो आसानी से सो भी जाता है इन दवाइयों को खाने के बाद। तो कफ सप्रेशन भी इसका इफेक्ट रहता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दीज आर द नेचुरल एल्केलॉइड्स ऑब्टेंडेड फ्रॉम द पॉपी प्लांट कैप्सूल। इसमें फिनांथ्रिन रिंग प्रेजेंट होता है, इसके डेरिवेटिव्स हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग, क्योंकि मॉर्फिन के बेसिक स्ट्रक्चर से जितने भी ड्रग्स बनाए गए हैं उसमें सबसे बेटर और बेस्ट एक्टिविटी मॉर्फिन की आती है। और मॉर्फिन को इसलिए प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग कहते हैं। बहुत बढ़िया इफेक्ट है इसका बॉडी पे। लेकिन इसके जो दूसरे ड्रग्स हैं वो एडिक्शन ज्यादा कॉज करते हैं बहुत, है ना। हेरोइन जैसे आपने सुना होगा, हेरोइन स्मगलिंग होती है, ठीक है। और हेरोइन
को लोग, ड्रग एडिक्टेड जो लोग होते हैं वो उसका काफी यूज करते हैं, ठीक है, नशे के लिए। तो मैक्सिमम डोज मॉर्फिन का होता है 250 mg। इससे ज्यादा यदि देंगे तो लीथल डोज हो जाएगा, पेशेंट की जान जा सकती है, ठीक है। और इसको आईवी रूट से भी दिया जाता है। वैसे इसको आईवी रूट से ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन का जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो ओरल रूट से लिए जाने पे बहुत कम होता है। ओनली 20 to 40% एब्जॉर्ब होगा ये आपके ब्लड में, तो एक्शन बहुत बढ़िया नहीं आता, तो मॉर्फिन के इंजेक्शन ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। और कोडीन और थिबेन ये नेचुरली मतलब कैप्सूल से मिलेंगे। और इसमें फिर नेचुरली आता है बेंजो आइसोक्यूनोलिन्स, और इसका एग्जांपल है नॉस्कैपिन। नॉस्कैपिन कफ को सप्रेस करता है। सिंपैथेटिक का एग्जांपल है हेरोइन। हेरोइन का केमिकल नेम है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। और ये ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा कॉज करता है, ड्रग एब्यूज की श्रेणी में आता है। ये ड्रग एक्चुअली ये ड्रग है ही नहीं। ये जिनको स्मगलिंग करनी है, जिनको नशा करना है, वही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल फील्ड में वी डू नॉट यूज हेरोइन। ओके, ये केवल एडिक्शन के लिए है, बस नशा है ये, और कुछ भी नहीं, जो कुछ खुरापाती दिमाग ने बना लिए हैं, है ना। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके मतलब पूरे ब्रेन पे अपना इफेक्ट दिखाता है। और सिंथेटिक का एग्जांपल है पैथेडिन। इसके इंजेक्शंस आते हैं फैंटानिल, मेथाडोन और ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल का इंजेक्शन शायद आपने कभी यूज किया हो, देखा हो। ट्रेमाडोल बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि सीवियर पेन के केस में फैंटानिल और ट्रामाडोल के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस कॉज करता है ये। मॉर्फिन के रिसेप्टर म्यू, कप्पा, डेल्टा और सिग्मा, ठीक है। और मॉर्फिन का जो एक्शन होता है ये डोज डिपेंडेंट होता है। यदि आप लो डोज में दोगे तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, और यदि आप हाई डोज में दोगे तो डिप्रेशन कॉज करेगा। तो इसका जो इफेक्ट है वो डोज डिपेंडेंट है। आपने डोज बहुत हाई कर दिया तो डिप्रेशन इफेक्ट देगा, और डोज यदि लो रखा तो स्टिमुलेंट इफेक्ट देगा। तो दोनों इफेक्ट है, डिपेंड करता है डोज पे। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, मतलब मॉर्फिन बॉडी में जब एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या क्या एक्शंस आएंगे। एनाल्जेसिया कॉज करेगा, यूफोर्बिया कॉज करेगा। यूफोर्बिया मीन्स फीलिंग ऑफ प्लेजर, प्लेजर फील करवाता है। इसलिए तो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं। हर चीज का अपना नशा होता है ना। प्लेजर आपको दवाइयों से मिल रहा है, आप दवाइयों पे एडिक्ट हो गए, है ना। तो किसी भी चीज पे आप निर्भर हो सकते हो, डिपेंड हो सकते हो, है ना। सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट आता है, मतलब कूलनेस, कामनेस, ड्राउजीनेस, है ना, और थोड़ा सा स्लीप प्रोड्यूस करेगा। और रिस्पिरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, मेडुला ऑब्लंगाटा पे एक्ट करके ये कफ को सप्रेस कर देता है। और यदि ओवरडोज हो जाए तो बहुत से ऐसे पेशेंट है जिनकी ओवरडोज की वजह से जान चली जाती है ना। जान क्यों चली जाती है, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम में पैरालिसिस हो जाता है, मतलब वो इतना डिप्रेस होता है कि वो काम करना ही बंद कर देता है। तो रिस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से जान चली जाती है यदि ओवरडोज हो जाए तो। और मॉर्फिन की पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट भी हम आगे देखेंगे। इसमें एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं, नेलॉक्सेन। और नोजिया वोमिटिंग इफेक्ट होता है। हमारे ब्रेन में एक सीटीजेड सेंटर होता है जिसको हम कीमो और ट्रिगर जोन कहते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेसिस। इमेसिस मतलब मसल्स के जो स्टमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो एक्सपल्शन करेंगे जो भी कंटेंट अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम वोमिटिंग बोलते हैं, उल्टी। तो ये उल्टी भी कॉज करता है, ठीक है, एक फीलिंग आती है वोमिटिंग की। और ये पिन पॉइंट पीपल, ये एक सिम्टम होता है, ये प्रोड्यूस करता है। मियोसिस जिसको हम कहते हैं, अभी यस्टरडे आपको पढ़ाया था, क्या होता है मियोसिस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। और माइड्रेसिस मतलब डायलेशन ऑफ पीपल। तो पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन किससे होता है, मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। और ये जो मियोसिस कॉज करता है ये क्रैनियल नर्व पे काम करता है, द थर्ड नर्व। इट अराइजेस फ्रॉम द क्रेनियम। एज यू नो, 31 पेयर ऑफ नर्व अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड 12 पेयर फ्रॉम क्रेनियम। तो क्रेनियम का जो थर्ड ऑप्टिक नर्व होता है उस पे काम करता है, उसके थ्रू ये मियोसिस कॉज करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। और इसका एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, हाइपोटेंशन कॉज करता है। मतलब हाई बीपी के पेशेंट को ये नहीं देना है, क्योंकि और मतलब जैसे कोई पेशेंट है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में है, तो उसको ये ड्रग दोगे तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हाइपोटेंशन की कंडीशन है, और ये भी अपना उस पे डबल मार पड़ जाएगी पेशेंट को, डबल इफेक्ट। जीआई ट्रैक पे इसका क्या है, ये डिलेड स्टमक एम्पटिंग कॉज करता है। मतलब 10-10 12-12 घंटे तक पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेट भरा भरा सा लगेगा, है ना।
क्योंकि जो आंतों का प्रपल्शन होता है ना, फूड को आगे की तरफ धकाना, इसलिए तो आप शाम को खाते हो, सुबह आप फ्रेश हो जाते हो। पर आप ये दवाइयों के इफेक्ट की वजह से प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाओगे, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका पेट साफ नहीं होगा, फीसेस खुल के आपको बॉडी से पास नहीं होंगे। तो डिलेड स्टमक एम्पटिंग कॉज करता है ये इसका जीआईटी पे इफेक्ट होता है। और एक चीज याद रखना, जो नॉस्कैफिन है वो ओनली इट इज यूज्ड फॉर ड्राई कफ। वेट कफ के केस में इसको यूज नहीं करते हैं, नहीं तो ये निमोनिया कॉज कर सकता है और लंग्स को डैमेज कर सकता है। कफ को सप्रेस कर रहा है, लेकिन कफ भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो ये जब मैं आपको ड्रग्स एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। वेगस नर्व को ये स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्रेडिकार्डिया कॉज होता है। ब्रेडिकार्डिया मींस हार्ट बीट स्लो हो जाना, टैकीकार्डिया हार्ट बीट बढ़ जाना। नाउ वी मूव टू द फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब इसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, बायोअबिलिटी कैसी है ना? तो इसका ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन काफी स्लो होता है, बायोअबिलिटी इसकी 20 to 40% होती है। 1 आवर में इसका पीक इफेक्ट आता है, ब्लड में कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाती है, जिससे पीक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर और ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट है लेथार्जी और मेंटल क्लाउडीनेस। एडवर्स इफेक्ट है यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन, हाइपोटेंशन, एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग अब्यूज। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, नहीं तो उनकी ये कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। एल्डरली पेशेंट को नहीं देना है, बूढ़े बुजुर्ग जिनकी एज मोर देन 60 है। हेड इंजरी वाले पेशेंट को नहीं देना है, क्योंकि इसमें ये CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो वहां पर ये प्रेशर को बहुत बढ़ा देता है, क्रेनियम प्रेशर को। ठीक है, जिसकी वजह से हेड इंजरी के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको नहीं देना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऐसे पेशेंट जो कि डिप्रेशन में है, अवसादग्रस्त हो गए हैं किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको भी ये ड्रग नहीं दिया जाता। अब इसकी पॉइजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन के ओवरडोज की वजह से जो पॉइजनिंग होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। मॉर्फिन इज एगोनिस्ट, एक लिगेंड है जो रिसेप्टर से बाइंड करके अपने एक्शन को देता है। हमको उसके एक्शन को प्रिवेंट करना है, तो हम एंटागोनिस्ट दे देंगे। तो एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है निलॉक्सिन। ठीक है। और यदि किसी को एडिक्शन हो गया है मॉर्फिन का, मॉर्फिन से भी लोग एडिक्शन करते हैं, तो उसके लिए नेल्ट्रॉक्सिन जो ड्रग है वो मेंटेनेंस ड्रग यूज होता है। यदि किसी को या तो पॉइजनिंग हो जाए, तो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के बाद में मेंटेनेंस के रूप में उसको नेल्ट्रॉक्सिन ड्रग दिया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को एडिक्शन हो गया है और उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, यदि ड्रग उसने छोड़ दिया है, तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, तो उसको मेथाडोन ड्रग देते हैं हम, ताकि उसको रिलैप्स भी ना हो और उसके विड्रॉल सिम्टम्स को प्रिवेंट किया जा सके। विड्रॉल सिम्टम मतलब, इसको इजी आसान भाषा में ऐसे समझो, कोई पेशेंट 2 साल से दारू पी रहा है, अब उसने सडनली दारू पीना छोड़ दिया, तो उसका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसकी बॉडी में सिवरिंग होगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगी, उसको इंसोम्निया हो जाएगा। अब ये सब विड्रॉल सिम्टम है एडिक्शन के। तो इसको हमें मैनेज करने के लिए कुछ ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं, है ना? जैसे अल्कोहल का भी जब विड्रॉल सिम्टम आता है, तो उसके भी ड्रग्स आते हैं मार्केट में, है ना? डाई सल्फ्यूरम जिसको हम कहते हैं, डाई सल्फ्यूरम वो ड्रग्स होते हैं जो कोई व्यक्ति यदि दारू छोड़ना चाहे तो उसको दिए जाते हैं, तो वो दारू छोड़ देता है कुछ महीने में। लेकिन साइकोलॉजिकली उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे दारू छोड़ना है ना? वो तो ये ड्रग्स ऐसे हैं कि आपके सिम्टम्स को कम करेंगे, लेकिन आपका मन हो ही रहा है तो मन का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मन पे कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो पेशेंट डाइसल्फिरम ड्रग खाता है, वो यदि दारू पिए तो उल्टी हो जाती है उसको तत्काल, और इतना उसके मसल्स पेट के इतने खिंचते हैं कि उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो दोबारा वो दारू पीने से भी डरता है यदि वो दवाई खा रहा है तो। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या है, बताते नहीं है पेशेंट को और डाइसल्फिरम ड्रग दे देते हैं दाल वाल चावल वावल में मिला के। अब कोई पेशेंट है दारू पी रहा है, बीबी बहुत परेशान है, यार ये तो खूब दारू पीता है, मारता पीटता है, बच्चों की फीस नहीं दे रहा है, परेशान हो गई हूँ, किसी ने कहा भाई ये दवाई ये खाने में मिला के खिला दो तो ठीक हो जाएगा। अब पेशेंट को दवाई दे दी, और उसने जैसी ही दारू पी तो उसको उल्टी हो गई, वो घबरा गया कि आज तक पीता आ रहा हूँ तो कभी कुछ नहीं हुआ, आज क्या हो गया। फिर दोबारा पी तो बोले फिर उल्टी हो गई। तीसरी बार पेशेंट हाथ ही नहीं लगाता, क्योंकि उसको डर लगता है बहुत, क्योंकि ये ड्रग यदि है खून में और अल्कोहल जाता है
तो वो जाता ही नहीं है, वो पेट में जब दारू गई की उल्टी हो जाती है ना। तो डाइसल्फ्यूरम ड्रग है ना, ये अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स को ओवरकम करता है। और ये मेथाडोन ड्रग हो गया आपका, है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ओपियोइड्स एनाल्जेसिक डिस्कस किया, जिसका एग्जांपल है मॉर्फिन, कोडीन और नॉस्कैपिन। ठीक है, हमने इसके सिंथेटिक ड्रग्स देखे, हमने इसके सेमी सिंथेटिक ड्रग्स देखे, उनका बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखा, और फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस की, किन रूट से ये ड्रग दिया जाता है और उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें नहीं देना है। मॉर्फिन हम पॉसिबली प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में चला जाता है और बेबी में डिफेक्ट पैदा करता है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। डू यू हैव एनी डाउट, यू मे आस्क। किसी को कोई डाउट है? हम्म। नहीं है? ओके। फेस्टिवल एंजॉय करो, तीजा ढोल की बजाओ।